नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि भारत के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो चुके हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील अब थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है और मे भी भारत को राफेल की डिलीवरी थोड़ा सा लेट में मिल सकती है। भारत की 3 कंपनीज दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। WHO के अंदर भारत के हेल्थ सेक्टर का जिक्र एक बार और किया गया और भारत ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि इस समय हम रूस के साथ खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो IMF के साथ अब अपना लास्ट समझौता करने जा रहा है और भगवान जाने कि इसके बाद पाकिस्तान की दाल रोटी किस तरीके से चलाई जाएगी। जानते हैं सारी इंपॉर्टेंट खबरें आज के इस वीडियो में। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम रोज आपके लिए ऐसे वीडियोस ला सकें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो आज भारत की 3 टेक्नोलॉजी कंपनीज दुनिया की टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स के अंदर शामिल हो चुकी हैं। इसमें पहली कंपनी है TCS जिसे 46 रैंक मिली है, एयरटेल जिसे 73 और इन्फोसिस जिसे 74 रैंक मिली है। और अगर इसमें बैंकिंग सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इसे 47 रैंक दी गई है। IT और टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनीज सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही हैं। और जिस रिपोर्ट में इनका जिक्र किया गया है उसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज शामिल हैं। तो ये सारी चीजें सुनकर के आपको एक भारतीय होने पर गर्व जरूर होना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और रूस के रिलेशन से। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम रूस के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं। आपको याद हो कुछ दिनों पहले ही स्विट्जरलैंड के अंदर एक इम्पोर्टेंट शांति सम्मेलन कराया गया है ताकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो लंबे समय से चल रहा युद्ध है इसे रोका जाए। इसमें मोस्टली G7 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। भारत को भी यहाँ पर इन्वाइट कराया गया था और इसीलिए इस समिट को G7 समिट के बाद रखा गया ताकि PM मोदी इटली से सीधे वहां जाकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन वो वहां नहीं गए और भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजा गया। लेकिन वहां पर भी भारत की तरफ से इस समिट के अंदर साइन नहीं किया गया है, जिससे पता चल चुका है कि भारत इस समय रूस के साथ स्ट्रांगली खड़ा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एक हिस्सा रूस की तरफ जा चुका है। ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि 100 से भी ज्यादा देशों को यहाँ पर इसका हिस्सा बनने के लिए इन्वाइट किया गया था। 90 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन सिर्फ 70 से 80 देशों ने ही इस एग्रीमेंट पर साइन किया है। और साइन ना करने वाले देशों की बात की जाए तो इसमें सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। और इससे साफ पता चलता है कि पूरी दुनिया इस समय 2 गुटों में बढ़ चुकी है, जो एक रूस की तरफ जा चुकी है और दूसरी अमेरिका या फिर कहें यूरोप की तरफ। भारत के इस स्टैंड पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के 3rd इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च को रिकॉग्नाइज कर दिया है, जिसे हम NIIMH के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज। ये हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है और WHO के साथ कोलैबोरेशन करते हुए अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर आसानी से रिसर्च की जा सकती है और ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी अब इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये भारत के लिए बड़ी बात है, जिससे हम अपने पुराने चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख पाएंगे। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इस समय भारत के पास जो परमाणु बम है पाकिस्तान से ज्यादा हो चुके हैं। ये बात तो आप सभी जानते हो कि जब से दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए तब से दोनों ही देशों के अंदर एक रेस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करके रखता है। और आज रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 172 परमाणु बम तैयार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के पास अभी 170 परमाणु बम हैं। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान हमसे आगे था, लेकिन पिछले 1 साल में भारत की तरफ से करीब 8 नए परमाणु बम बनाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर जिस तरीके से वहां पर भुखमरी की हालत हुई है, एक भी परमाणु बम नहीं बनाया गया है। और सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान को अपनी जनता का ध्यान देना चाहिए, न कि भारत के ऊपर आतंकी अटैक्स और परमाणु बम बनाने में। और अब जब परमाणु बम का जिक्र चल ही रहा है तो जान लेते हैं कि भारत के पड़ोस में भी किन देशों के पास ऐसे परमाणु बम ज्यादा बढ़ चुके हैं। चीन की बात की जाए तो चीन ने 1 साल के अंदर करीब 90 परमाणु बम बना लिए हैं। जो पिछले साल 410 थे वो अब 500 के आसपास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया ये सब मिलकर के 2023 के अंदर बहुत तेजी से परमाणु बम बनाने पर काम किए हैं और 2024 में अब तक इनके पास करीब 12,121 परमाणु बम हो चुके हैं। इनमें से 9,585 परमाणु बम सिर्फ मिलिट्री फ्लीट में रखे जा चुके हैं और इस्तेमाल भी जरूरत पड़ने पर इनका किया जा सकता है। इसके अलावा करीब 3,904 परमाणु बम और मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाया जा चुका है साल 2023 की तुलना में और करीब 60% ज्यादा बढ़ा है। अगली और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो भारत ने G7 समिट के दौरान एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की चर्चा की है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैसे तो इसका जिक्र G20 में भी किया जा चुका है और इसका नाम है IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक
इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अब ये कॉरिडोर दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आज भी रेड सी के अंदर होने वाले हमले बिल्कुल भी थम नहीं रहे हैं और इससे अमेरिका को काफी बड़ा लॉस उठाना पड़ा है। जहां G7 समिट के दौरान इस प्रोजेक्ट पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है और ये प्रोजेक्ट दुनिया भर के लिए नए ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता रास्ता बनने वाला है और इसमें सबसे बड़ा भारत को फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इस रूट के माध्यम से न सिर्फ कनेक्टिविटी इनहेंस करेंगे बल्कि यहीं से इलेक्ट्रिक केबल्स और क्लीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि ये देश आपस में ऐसे फ्यूल्स को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ये रूट भारत से होते हुए अरब की खाड़ी में पहुंचेगा और ये एक शिप रूट होगा। उसके बाद ये रेल नेटवर्क के माध्यम से मिडिल ईस्ट से इजराइल तक पहुंचेगा और उसके बाद हम सीधे सीधे यूरोप को कनेक्ट कर पाएंगे। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी, इसके अलावा भारत के अंदर आने वाला जो क्रूड ऑयल है ये काफी कम कीमत पर आ जाएगा और इससे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी कम करने में आसानी रहेगी। अगली बड़ी खबर भी पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो अब अपना आखिरी एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं IMF के साथ। उनका कहना है कि हमने अपनी सरकार के 100 दिन पूरा कर लिए हैं और उसको संबोधित करते हुए कि अब वो IMF के साथ एक भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। फिलहाल ये एग्रीमेंट करीब करीब 6 से 8 अरब डॉलर का होने वाला है और इसके बाद एक भी एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर IMF नहीं तो पाकिस्तान को पैसा कहां से मिलेगा। जिस तरीके के आर्थिक हालात इस समय पाकिस्तान में है, लोग रोटी दाल के लिए तड़प रहे हैं, कैसे पाकिस्तान लोगों की जरूरत को पूरा कर पाएगा। अब वैसे तो एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये देश समय समय पर पाकिस्तान की मदद करते आए हैं। फिर चाहे वो एक्स्ट्रा फंड्स देने हो, प्रोजेक्ट सेटअप करने हो या फिर तमाम तरीके के रिलीफ देने हो, ये सभी तरीके की सहायता पाकिस्तान को भेजी गई है। और अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी अपना हाथ पाकिस्तान से खींच लिया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगली और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है भारत की इसरो की तरफ से, जहां पर अब जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत इसरो की तरफ से की जा रही है, इसके बाद भारत दुनिया का 6वां देश बन जाएगा जो इस तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा। जहां इसकी जानकारी खुद भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने संडे को दी है। उनका कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम मत्स्यान प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि समुद्र की गहराई में करीब 6000 मीटर्स जाकर के वहां की लाइफ को डिस्कवर करेगा। यहाँ पर समुद्र की गहराई में मौजूद जो भी खनिज है उनको पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ हम इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देख रहे हैं बल्कि समुद्री विज्ञान को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, समुद्र की वनस्पतियों और जीवों को किस तरीके से और ज्यादा सेव किया जाता है, इस पर भी ध्यान रखा जाएगा और इस तरीके के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा। अगली और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो भारत ने भूटान के अंदर अपना एक और बड़ा कदम रख दिया है, जहां पर रिसेंटली भारत के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी जी वहां के PM से मुलाकात करते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है कि अब भूटान के अंदर करीब 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिससे काफी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है और भूटान के लोगों की यहाँ पर मदद की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को गौतम अडानी जी थिम्पू में भूटान के नरेश जिग्मेखेसर और प्रधानमंत्री दाशो शेरिन तोबाके के साथ मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही आपके देश के अंदर करीब 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो पावर प्लांट को सेटअप करेंगे और इसको लेकर के एक एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है। और सिर्फ अडानी ग्रुप यहाँ पर अकेले पार्टिसिपेट नहीं करेगी बल्कि इस हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए ड्रॉक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। अडानी ग्रुप सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी है बल्कि उनका कहना है कि हम भूटान के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे, फिर चाहे वो डेटा सेंटर्स बनाने हो या फिर नए इंस्टीट्यूट, इन सब पर मिलकर के काम किया जाएगा। और अब बात करते हैं राफेल से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की। आपको याद हो रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने वाला है फॉर द इंडियन नेवी और ये डील भारत और फ्रांस के बीच में करीब 50,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जहां राफेल को हम भारत के अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से तैनात कर सकते हैं और भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है जिसने एक शक पैदा कर दिया है कि हो सकता है भारत को राफेल की डिलीवरी थोड़ा सा लेट मिले। असल में फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है दसॉल्ट एविएशन के पास लगातार राफेल लड़ाकू विमानों को मैन्युफैक्चर करने के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जहां ये रिपोर्ट खुद फ्रांस के अखबार द ट्रिब्यून के अंदर छपी है, जिसमें बताया गया है कि दसॉल्ट एविएशन के पास इतने ज्यादा राफेल बनाने के ऑर्डर्स आ रहे हैं कि ये शायद सही समय पर डिमांड्स को पूरा ना कर पाए। अभी इनके पास 1 महीने के अंदर सिर्फ 4 राफेल लड़ाकू विमानों को बनाने की क्षमता है, जिसे इन्होंने
2020 के बाद एक्सटेंड किया है। पहले इनके पास एक महीने में सिर्फ एक ऐसा ही जेट बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल जैसे फाइटर जेट्स को बनाने के लिए अगर नए प्लांट सेटअप किए जाएंगे, जो कि ऑलरेडी कंपनी प्लानिंग कर रही है, तो ये काफी सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, उनको बनाने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। एक तरफ फाइटर जेट को बनाने में समय लगता है, एडवांस पेमेंट करने में समय लगता है, इसके अलावा वहां से आना, सिक्योरिटीज देना, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं जिन्हें एक ही समय पर कंप्लीट किया जाना है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ महीनों की डिलीवरी में लेट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 में कंपनी के पास एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी, जिसे बढ़ाने में इन्हें 4 सालों का वक्त लग गया, और अब भी ये एक महीने में सिर्फ 3 यूनिट ही ऐसी तैयार कर पा रहे हैं। और अभी कंपनी के पास करीब 42 ऐसे राफेल बनाने का ऑर्डर है, जिसे $5.5 अरब की लागत से तैयार किया जाना है। इन सभी कंडीशंस को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि डिलीवरी कुछ महीनों के लिए लेट हो सकती है। मे बी फ्रांस इस चीज को जल्द कंप्लीट करे, या फिर कुछ फाइटर जेट्स भारत को पहले डिलीवर कर दिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा लेट में इन फाइटर जेट्स को डिलीवर किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।